पब्लिक लाइव टीवी चैनल में इस समय मौजूद हूँ नगर पंचायत धर्मसिंघवा संत कबीर नगर ज़िले में। और मैं आपको बताते चलूँ, ये पहली बार नगर पंचायत बना। इसके पहले ग्राम सभा हुआ करता था। कुछ नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है पूरे ज़िले में, उसमें एक धर्मसिंघवा भी है जो बहुत पुराना बाज़ार है, लेकिन कुछ रास्तों से दूरी होने की वजह से धर्मसिंघवा बाज़ार का वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। लेकिन अब शहरीकरण हो गया है तो कहीं ना कहीं विकास निश्चित रूप से होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ के प्रत्याशी राजेश तिवारी जी, जो नगर पंचायत अध्यक्षी का चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे कुछ हमारे सवाल होंगे। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, पहले आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, चुनाव व्यक्तिगत ये मेरी अपनी सोच नहीं थी लड़ने की। हम तो समाज सेवा करते रहते थे कई वर्षों से। जनता के लिए, उनकी शादी हो या वो हेल्थ को लेकर हो, उनकी तमाम समस्याओं के लिए हम लोग खड़े रहते रहे। पर्यावरण के भी क्षेत्र में हम लोगों ने रक्तदान किया कि कहीं ऐसा ना हो। तो हम लोग देखिए, समाज के क्षेत्र में समाज सेवा से हम लोगों का गहरा जुड़ाव रहा। लेकिन कुछ स्थितियां इस तरह की आई कि समाज में एक राजनीतिक षड्यंत्र पैदा हुआ। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां हो गई कि जनता यहाँ त्रस्त हो गई। उसे ब्लॉक पे कोई काम कराना है तभी बिचौलिया, थाना हुआ तभी बिचौलिया। इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई थी कि जनता के कहने पर ही यहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, नहीं लड़ेंगे तो फिर यहाँ की स्थिति। और अब चूंकि देखिए, हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ उस समाज को हम साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं जी। तो इस समाज को व्यवस्थित करने के नाते ही मैं राजनीति में मैंने कदम रखा। तो ये कहाँ सीधे सीधे सर कहा जा सकता है कि जो सरकारी तंत्र हैं कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आम जनता कहीं ना कहीं घसीटी जा रही है। देखिए, सरकारी तंत्र तो काम कर रहे हैं। ये थाना आपने अभी बताया ना कि बिचौलिया, ये थाना और भी नाम लिया आपने, तो ये तो सरकारी तंत्र ही एक सिस्टम के एक अंग हैं। नहीं, वो थे। अब इधर विगत 2 वर्षों में जब से हम लोग यहाँ सक्रिय हुए हैं, हमारी युवा टीम यहाँ सक्रिय हुई है, तब से बिचौलिए खत्म हो गए। नहीं तो कंडीशन ये हुआ करता था कि बिचौलिए परेशान करने के नाते ही कभी इधर से कभी उधर से, कभी ये कभी वो, अनायास खुराफात मचाए रहते थे। अब देखिए, पुलिस भी काम कर रही है अपना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस न्याय कर रही है लोगों के साथ। हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई मामला नहीं रह रहा है। दिए हैं वर्तमान में, ये कंडीशन है सर, अगर मुद्दों की बात करें हम, वो तो छोड़िए। अभी चूंकि ये नगर पंचायत धर्मसिंघवा अभी नया नगर पंचायत बना है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि यहाँ की जनता भी नगर पंचायत के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं जानती है कि क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या टैक्स लगता है, किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है एक नगर पालिका में। इन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे? देखिए भाई, अभी तक तो हम गांव के निवासी थे, अब तो हम नगर के निवासी हो गए। तो एक नगर में किस तरह से हमें, जैसे मकान बनाना है तो उसके लिए नक्शा बनाना होगा, हाउस टैक्स देना होगा, या इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जनता जागरूक हो जाएगी, लोग जान जाएंगे कैसे करना है, क्या करना है। हम लोग उसके लिए प्रयास भी करेंगे। पहले देखिए, दूसरी चीज़ ये हम बताएं आपको, यहाँ से सिद्धार्थ नगर हमारा लगभग 22 से 23 किलोमीटर पड़ता है और 40 किलोमीटर यहाँ से हमारा जिला मुख्यालय संत कबीर नगर पड़ता है। हमारी कंडीशन ये है कि हमारे पास न ढंग के स्कूल हैं। हमारी कंडीशन ये है कि जिला मुख्यालय तक बड़े मुश्किल से हम पहुँच पाते हैं। हमारे यहाँ सड़कों की वो दुर्दशा है। हमारे यहाँ हेल्थ की स्थिति है कि इतनी बड़ी आबादी पर हमारा 22,000 मतदाता धर्मसिंघवा नगर पंचायत में हैं, लेकिन स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ। समय समय से हम लोग हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं, अपने प्रयास से हम लोग जो कर सकते हैं कर रहे हैं। और रोजगार के क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ का नौजवान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा रहा है, कमा रहा है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, घर में बीबी है, छोटे बच्चे हैं, तो वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बीबी घर में खेत में काम कर रही है। तो यहाँ की जो स्थितियाँ रोजगार के क्षेत्र में हैं वो बहुत ही दयनीय है। हमारा रोजगार समझ लीजिए कि यहाँ पर शून्य है। यहाँ मझौले व्यापारी हैं। हमारा ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, मझौले व्यापारियों का ये क्षेत्र है।
और बहुत ही यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनका जो जीवन वैल्यू है, समझिए कि बहुत ही छोटे तबके के लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि ये धर्म सिंहवा प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई है। आज भी धर्म सिंहवा के सीने में एक सभ्यता अभी भी अ, दफन है। अगर पर्यटन के क्षेत्र में उसकी खुदाई होती, लोग जानते, पर्यटन हब बनता, ये यहाँ रोजगार के अवसर का सृजन होता, लेकिन नहीं कुछ हो पा रहा है। नहीं, राकेश सिंह बघेल ने प्रयास किया था, थोड़ा बहुत काम हुआ था। तो ये सर खुदाई में क्या चीज़ है, किस चीज़ की खुदाई की बात यहाँ कर रहे हैं? तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई यहाँ पर एक स्तंभावर थे, गरगस जिसको कहते हैं। और आज भी वहाँ लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में कंडीशन ये है कि जैसे ही आप 2.5 फीट 3 फीट नीचे जाएंगे, वहाँ पुराने प्राचीन काल बौद्धकालीन आपको खिलौने मिलेंगे, मिट्टी के घड़े मिलेंगे, बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं से एक वो सभ्यता थी, बिल्कुल। जो सभ्यता विलीन हो गई। अब वो किसी आक्रमण से हुई, दैवी आपदा से हुई या महामारी से हुई। अब उसकी खुदाई होती तो हम भी जानते, दुनिया जानती, ये पर्यटन का हब बनता। कम से कम मध्य एशिया के लोग अगर कपिल वस्तु में आते हैं, अगर वो श्रावस्ती में जाते हैं, बोध गया में जाते हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही। क्योंकि जानते तथागत बुद्ध की जो राजधानी यहाँ से कपिल वस्तु है, मुश्किल से यहाँ से कुल दूरी यहाँ से दक्षिण दिशा में 32 से 35 किलोमीटर है। तो मेरा अपना मानना है कहीं ना कहीं से या तो यहाँ कोई सैनिक छावनी रही हो, या तो कहीं ना कहीं से उनका ये जुड़ाव रहा, जिसे हम और दुनिया को जानने का अधिकार है। ये चीज़ होता तो हमारे यहाँ रोजगार के बड़े अपार संभावनाएं थी। बिल्कुल। और जो पूरा मध्य एशिया था उसकी भी निगाहें हमारे तरफ होती तो हमें अच्छी सड़कें भी मिलती, बिल्कुल। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र होते, यहाँ हेल्थ के सेक्टर में तमाम काम होता। चलिए, तो विषय पर्यटन विभाग की और ये ऊंचे जनप्रतिनिधियों का है सर, कहने सांसद विधायक या फिर मंत्री का ही ये कार्य है। इसमें अगर वो लोग थोड़ा सा रुचि लेते हैं तो ही कार्य आगे बढ़ता। ये छोटे जनप्रतिनिधि इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा इतना कहना है कि अगर आप इस चैनल को देखें तो इस पर सर ज़रूर एक चर्चा करिए। हमने लक्ष्मीपुर ब्लॉक का भी एक कहानी दिखाया था कि जहाँ पे महात्मा बुद्ध का ननिहाल था, उस पर कार्रवाई हुई। यहाँ भी जो नेताजी ने बताया, वास्तव में अगर ये पर्यटक स्थल से जुड़ जाता तो सर्वांगीण विकास इस एरिया का हो जाता, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर रोडों के क्षेत्र, इकोनॉमिक स्थिति तक के पिछड़ा हुआ एरिया है। सर, अगर हम मुद्दे की बात करें, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो हमारे पास बहुत है। मुद्दा हमारे पास बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा नौजवान बाहर जा रहा है। हम नगर पंचायत में यहीं रोजगार सृजन करेंगे, यहाँ हम अपने नौजवानों को रोकेंगे, जिससे शहरों पर दबाव कम पड़ेगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है कि गाँव को नगरीकरण किया जाए, अधिक से अधिक यहाँ रोजगार का सृजन किया जाए, ताकि शहरों पर दबाव कम पड़े और हमारा युवा यहीं पे उसे रोजी रोटी मिल सके। हमारे लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, और उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग जानते हैं, लोगों को पीड़ा है, हम लोगों को, और बहुत ही पीड़ा है। और ये हमारा मुद्दा भी है, और इस मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो निरंतर जनता की शक्ति से, जनता की ताकत से हम लोग ये सब प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा शासन से, ऐसी व्यवस्था से हमारी अपेक्षा भी है। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग इसके लिए मांग भी करेंगे। हम लोग तो अक्सर कहते रहते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से कहते रहते हैं। हम लोग जिला प्रशासन से भी, जब लोग आते हैं यहाँ, डीएम साहब आते हैं, कप्तान साहब आते हैं, या कोई और ब्यूरोक्रेट्स आता है, तो हम लोग बताते हैं, साहब देखिए ये दुर्दशा है हम लोगों की। एक दिन आप आते हैं तो आपकी ये स्थिति होती है। हम लोगों को यहाँ से जिला मुख्यालय पर जाना होता है तो क्या स्थिति हम लोगों की होती होगी। रात को 12 बजे अगर हमारी किसी बहन को, किसी बेटी को, जानते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ कोई बहुएं हैं प्रसव पीड़ा में हैं अगर, तो हम यहाँ से, अब आप मेरे दुख का अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जिला मुख्यालय कैसे पहुँचते होंगे। सर, एक सवाल मेरा, ये कारण क्या रहा कि अभी धर्म सिंहवा इतना पीछे रहा विकास को लेकर? क्या ये सांसद या फिर विधायक लोगों का यहाँ इधर भ्रमण नहीं होता कभी? दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं से नीयत में ही खोट थी। अगर नीयत में खोट ना होती तो हर जगह का डेवलपमेंट होता, तो यहाँ का क्यों बाधित हुआ।
हाँ, इसके पहले राकेश सिंह बघेल ने एक सार्थक प्रयास किया था। देखिए, जो करेगा उसके लिए हम सभी लोग बोलेंगे। हमारे यहाँ देखिए उन्होंने बुद्ध जो वो था स्थान, उसके लिए उन्होंने बाउंड्री दिया, थोड़ा-सा उन्होंने काम किया। हमारे लिए कम से कम अभी आप आए होंगे मेहतावल से लेके ये वाला सड़क बौरब्यास तक, ये बनने के यहाँ मेहदूपार तक, ये बनने के प्रोसेस में है। ये सारी उन्हीं की ये तो काफ़ी अच्छा प्रयास है सर ये जो हो उनका रहा बहुत है। अच्छा प्रयास है और समझ लीजिए कि उनके इस प्रयास से हम लोगों का दर्द थोड़ा कम हुआ है। हमारे घाव पर उन्होंने मरहम लगाया है। जी, जी। यहाँ अगर हम बात करें सर नगर पंचायत धर्मसिंघवा की जनता से, तो अपने चुनाव को लेकर सर आप क्या अपील करना चाहते हैं? नगर पंचायत की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि बिना किसी बहकावे में, बिना किसी लालच के उन्हें अपना भविष्य तय करना होगा। हमारे नगर पंचायत के निवासी पहले भी जो आज लोग खड़े हैं, इन लोगों को पहले देख चुके हैं। कहीं कोई प्रधान रहा, तो कहीं कोई जिला पंचायत सदस्य रहा, तो हर पदों पे ये लोग रहे हैं और बदले में जैसे ही इन्हें सत्ता मिली है, ये बिलावता में डूब गए। ये सरकार की जो भी योजनाएं थी, गरीबों का शोषण किए और सुविधा प्रदाता की जो एक भूमिका होती है, ये उस भूमिका में आ गए। बिल्कुल। जनता तो इन्हें अपना सेवक चुनती है, लेकिन ये मालिक बन बैठे। इन्हें लगा कि ये सत्ता अब अमर है हमारी, ये सत्ता जाने वाली नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारी जनता को जो संविधान में अधिकार दिया है, तो ये चुनाव आया है और सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो घमंडी लोग हैं, जो सत्ता की मलाई काट के जनता को बेवकूफ़ समझ रहे थे, अब उनके जाने का दिन आ गया है। हमारी जनता ये समझ रही है और जनता बखूबी उसके मन में है कि उसे करना क्या है। क्या लग रहा है सर, अब की बार धर्मसिंघवा की जनता आपके साथ है सर? नौजवान, किसान, मजदूर, माँ, बहन, बेटी, इन सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि अपने पूरे नगर पालिका के हर घर का मैं अपने आप को बेटा समझा हूँ। और एक बेटा एक परिवार के लिए जिस तरह से काम करता है, मेरा पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ हर परिवार के साथ हमारी ऐसी सोच रही। कभी मैंने जाति, मजहब, पंथ, भाषा, इन सारी चीज़ों को कभी मैं नहीं आने दिया। मैं तो एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ सभी लोगों का सम्मान हो, सभी लोगों का गौरव हो और सरकार की जो योजनाएं हैं वो पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे। ऐसा हम लोगों का प्रयास रहा और जनता बहुत प्यार दे रही है हम लोगों को और जनता आशीर्वाद दे रही है हम लोगों को और जनता की ही ताकत से बहुत कुछ करने का मन में एक प्रेरणा भी मिलता है और करते भी रहते हैं। दादाजी एक सवाल मेरा इससे हट के है थोड़ा सा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं और पुराने नेता भी हैं, एक अच्छे समाज सेवक भी हैं। इस समय बहुत चर्चा हो रहा रामचरितमानस के एक दोहे पर, जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक टिप्पणी की थी इतने बड़े महापुरुष के ऊपर। क्या ये राजनीतिक टिप्पणी थी सर, सामाजिक दोहन था या क्या था? उनके दिमाग में ऐसा क्यों आया? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में? उनके पास जब कहने के लिए कुछ नहीं बचा, चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता उनके चरित्र को पहले से जान रही थी, वर्तमान में भी उनका क्या चरित्र रहा। 10 दिन पहले वो जय श्री राम मंचों पर बोला कर रहे थे और आज फिर वो उन्हीं राम को गाली दे रहे हैं। यदि हमारे वो पौराणिक ग्रंथ ना रहे होते, तो आज आप बताइए हम बहन और बेटी, माँ और बाप, इन चीज़ों में भेद कैसे कर पाते। और दैनिक जीवन में एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसकी शिक्षा देता है। रामचरितमानस एक बेटे का एक बाप के प्रति क्या कर्तव्य होता है। रामचरितमानस एक पति का एक पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है। रामचरितमानस एक भाई का एक भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। रामचरितमानस एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये संदेश देता है। और रामचरितमानस एक राजा का और एक प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसका संदेश देता है। और कभी वो ढंग से रामायण पढ़ लेते तो निश्चित रूप से इस तरह का बयान वो ना देते। और ये तो
स्वामी प्रसाद मौर्य के गंदी सोच का एक परिणाम है जो उनके मुंह से निकला। कहीं ना कहीं क्षणिक लाभ लेने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला और वो जो अपने ही दांव में फंस गए। हालांकि देखिए, इसे दांव नहीं कहा जा सकता। जानते हैं, वह ग्रंथ हमारी माँ है। नहीं, उनकी भाषा में तो दांव ही था सर। वह उनकी भाषा में दांव था, लेकिन जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो हमारी संस्कृति है। और जो संस्कृति है, एक व्यक्ति अपने जीवन में एक संस्कृति से गर्व लेता है, बिल्कुल सर। और जिस संस्कृति से गर्व लेता है वह उन्हीं संस्कारों में पला बढ़ा होता है। निश्चित रूप से वो भी उसी संस्कृति की गर्भ से जन्म लिए, और उन्होंने तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो माँ को बेचने की बात कर रहे हैं, वो अपने माँ को अपमानित कर रहे हैं। ये तो माँ को अपमानित करने जैसा हुआ ना, क्योंकि रामचरितमानस हमारी माँ है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसकी गहरी आस्था है। और रामचरितमानस, जानते हैं, इस पूरे समाज को एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। रामचरितमानस व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है, व्यक्ति से व्यक्ति को तोड़ने का नहीं। तो राजनीतिक लाभ के लिए तो वो इतने नीचे गिर चुके हैं जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन वो लाभ तो मिलने वाला नहीं, चूँकि रामचरितमानस और तुलसीदास जी, प्रभु राम, तो रामचंद्र जी तो बहुत बड़े मोटिवेटर थे। अकेले कोई व्यक्ति घर से निकलता और किसी राजा और किसी प्रजा का कोई सहयोग लिए बिना बानर भालू की सहायता से समुंदर पे पुल बनाना और लंका पे विजय प्राप्त करना, ये अपने आप में उन्होंने एक समाज को एक संदेश देने का कार्य किया। माँ सबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज को अपना मित्र बनाए। तो कहीं ना कहीं उनका ये वक्तव्य जनता समझ रही है। उन मुद्दों पर और ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। आप हमारे साथ थे राजेश तिवारी जी, जो नगर पंचायत धर्मसिंगवा से चुनाव लड़ रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष का। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति।